चलिए, तो दुनिया के सारे ह्यूमन स्पीशीज अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो ह्यूमन स्पीशीज कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, ह्यूमन स्पीशीज कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, कोई एक ऑर्गेनिज्म मतलब कोई एक इंसान, कोई एक मैन, कोई एक ह्यूमन, एक आदमी, एक औरत अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाकी जो स्पीशीज हैं, इस ऑर्गेनिज्म के जो बाकी ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म जिस स्पीशीज का है, उसके बाकी जो स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी जो इंसान है, वो तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन स्पीशीज को कंटिन्यू रख पाएंगे। समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन एक पूरी की पूरी स्पीशीज के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? ठीक है, क्यों? रिप्रोडक्शन से ही स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। इट इज फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। तो कोई भी स्पीशीज को अपने स्पीशीज को कंटिन्यू रखना है तो उनकी स्पीशीज को कंटिन्यूअस रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समय बाद उनकी स्पीशीज इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है बात आप लोगों को? क्लियर है बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो है, मैंने आपको बताया कि भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। भाई हम रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस हुआ है, रिप्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसका ग्रोथ होगा, मैचुरेशन होगा, देन उसके बाद वो फिर से रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, ये एक और ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, ये एक और ऑर्गेनिज्म बना, तो ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके एक और ऑर्गेनिज्म बनाया। ये ऑर्गेनिज्म जो था वो चाइल्ड था, छोटा बच्चा था। ठीक है, ये क्या करेगा भैया, ये ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद इसका मैचुरेशन होगा। समझ आ रहा बात? ग्रोथ एंड मैचुरेशन होगा, देन सेनाइल, बूढ़ा होगा, देन उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा बात है ना? और मैचुरेशन के साथ में वो और क्या करेगा बेटा, ये भी फिर रिप्रोड्यूस करेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म, दुनिया का हर एक ऑर्गेनिज्म जब भी रिप्रोड्यूस होता है या पैदा होता है तो उसका रिप्रोडक्शन का एक एज होता है, चाहे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि प्यूबर्टी एज, आप लोग जानते हो प्यूबर्टी एज? मालूम है प्यूबर्टी एज? मालूम है, नहीं मालूम है? यस सर। यस सर। प्यूबर्टी एज मालूम होगा ना बेटा? प्यूबर्टी एज क्या होता है, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एंड बॉडी इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। बॉडी इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना, हमारा हाइट बढ़ता है, वॉइस चेंज होता है, ये सारी चीजें जो रहता है ये प्यूबर्टी एज से होती है। तो ये एक्चुअल में ये क्या शो करता है कि अब बॉडी जो रहता है वो रिप्रोड्यूस करने लायक हो रही है। अब बॉडी रेडी है रिप्रोड्यूस करने के लिए, अब रिप्रोड्यूस कर सकती है बॉडी, है ना, उसका ये मतलब होता है। तो वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, वो मैच्योर होगा और रिप्रोड्यूस कर सकता है, देन उसके बाद सनाइल होगा, बूढ़ा होगा, देन उसकी डेथ हो जाएगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है ना, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो रिप्रोडक्शन जो रहता है हम देखेंगे दो टाइप का होता है। क्या? एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना, है ना। आप लोग वैसे क्लास 10th में पढ़े हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, काफी इंटरेस्टिंग है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको बता दूं, जब ये दुनिया जब बनी, ठीक है, ये दुनिया जब बना, उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म पहले बने होंगे, तो ऑब्वियसली बेटा ऐसे तो नहीं होगा कि एक मेल बना होगा एक फीमेल बना होगा, है ना, फिर दोनों एकदम आजू बाजू रहे होंगे, फिर उन दोनों पास पास आए होंगे, उनकी शादी हुई होगी और उन्होंने रिप्रोड्यूस किए। ऐसा नहीं है। तो जब भी ऑर्गेनिज्म बना तो उनको पार्टनर की जरूरत नहीं थी। और ऑब्वियसली बेटा एक ऑर्गेनिज्म यहाँ बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म और कहीं बन रहा है, तो पार्टनर कहाँ से लाएंगे? और अगर पार्टनर की जरूरत पड़ेगी और पार्टनर साथ में नहीं है तो वो लोग रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। तो वो जो भी ऑर्गेनिज्म पहला बना होगा, फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म जो भी बना होगा लाइफ में, जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो आप खुद ही सोचो उस समय अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना है और वो आजू बाजू देखेगा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है,
फिर क्या करेगा, गया, फिर वो निराश होकर मर जाएगा, उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी, तो वो स्पीशीज तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए जब लाइफ की शुरुआत हुई तो रिप्रोडक्शन जो था ऑब्वियसली हर एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी था। तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले एसेक्सुअल स्टार्ट हुआ। एसेक्सुअल में क्या फायदा होता है कि ये यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल होता है मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। देन और क्या देखेंगे बेटा, विथआउट गैमेट फॉर्मेशन, विथआउट गैमेट फॉर्मेशन। यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट होंगे, ठीक है। देन तीसरी चीज, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा बेटा अपने पेरेंट का, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, या बोल सकते हो बेटा क्लोन बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा है, माइटोसिस और मियोसिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा उसमें माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है, ये आता है एग्जाम में, क्या होता है भाई? सर माइटोसिस। सर माइटोसिस। ये माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा सेल डिवीजन होगा, हमेशा माइटोसिस होगा, ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। तो ये तीन चार चीजें बहुत कॉमन है, उसमें से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो यूनिपेरेंटल होना और एक विथआउट गैमेट फॉर्मेशन होना, ठीक है। और क्लियर है इतना, तो ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिपेरेंटल एंड विथआउट गैमेट फॉर्मेशन। बाकी ये क्लोन है, ये माइटोसिस है, ठीक है, ये अपनी जगह। देन सेक्सुअल में देखो, एक्सक्यूज मी वाई सर। का, हाँ बोलो बेटा। सर आपने जैसे बताया कि फर्स्ट जो भी होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, हाँ तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्पीसीज जब फॉर्म हो रही है या इवॉल्व हो रही है तो सर उसका जो हाँ, पहला फेज ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? नहीं, यस सर। कोई भी स्पीशीज जो बन रही है ना, यस अगर सर। वो स्पीशीज बहुत लिमिटेड है किसी एक जगह पर, तो ऑब्वियसली नेचर जो रहता है बेटा, जो भी नेचर, जो नेचर है वो क्या डिसाइड करेगा भाई, अगर वो एक सिंगल स्पीशीज है, मतलब वो स्पीशीज का सिंगल ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियसली उसको अपना पार्टनर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, तो इसीलिए उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होगा। लेकिन जैसे जैसे इवॉल्व होता है, जैसे हम मल्टी सेलुलरिटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आप एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम में पढ़े होगे, भाई सिंगल सेल से धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो मल्टी सेलुलरिटी जब होती है तो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बना है, समझ आ रहा है। तो जब हमारे पास वो स्पीशीज बहुत ज्यादा मात्रा में है तो फिर हम वो स्पीशीज का माइटोटिक डिवीजन क्यों करेंगे? अगर हम माइटोटिक डिवीजन अगर करते रहेंगे, है ना, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो एक खतरनाक चीजें होगी जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और एसेक्सुअल को छोड़ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाना बहुत जरूरी होता है एक बहुत अच्छी चीज के लिए। अभी मैं वही चीज डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। तो यस सर। जैसे आपका जो सवाल है कि भाई एसेक्सुअली क्यों नहीं कर सकते हम हर एक स्पीशीज के लिए, सेक्सुअल की तरफ क्यों गए? भाई कुल मिला के आपका जो सवाल का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर एसेक्सुअल शुरुआती लाइफ का था, तो हर एक की शुरुआती लाइफ में एसेक्सुअल क्यों नहीं हो सकता, और सारी स्पीशीज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों नहीं अपना सकते, क्योंकि भैया उसको पार्टनर की जरूरत नहीं, है ना। ये समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है, यस यही पूछना चाह रहे हो ना। तो उसका एक बहुत यस। अच्छा जवाब है, एक्चुअल में वही क्वेश्चन आता है। चलो तो अपन देखते हैं अभी एक बेसिक सा, विथआउट गैमेट फॉर्मेशन, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बाई पेरेंटल मतलब दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक मेल के जैसा काम करेगा, एक फीमेल के जैसा काम करेगा। अब मेरा ये जैसा काम करने का मकसद क्या है, अब ये मेरा जैसा काम करने से मकसद क्या है बेटा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल ही होगा और दूसरा ऑर्गेनिज्म फीमेल ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी एक को मेल के जैसा बिहेव करना पड़ता है और दूसरे को फीमेल के जैसा बिहेव करना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं
कि क्या कोई बता सकते हैं कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो ना मेल है ना फीमेल है, बट वो एट अ टाइम मेल के जैसा बिहेव करता है या फीमेल के जैसा बिहेव करती है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन? कोई भी? अर्थवर्म। अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या आता है? मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनेगा उसमें, ठीक है। मतलब ना वो प्योरली ना मेल है ना प्योरली फीमेल है, बट एट अ टाइम एक किसी समय पर वो मेल के जैसे काम करेगा, दूसरा जो अर्थवॉर्म है वो फीमेल के जैसे काम करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक को मेल होना चाहिए, किसी एक को फीमेल होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको क्या वर्ड बताया? बाई पेरेंटल, मतलब दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कोई भी मेल फीमेल हो सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। देन चाहे वो कोई भी हो, है ना, कोई भी मेल या फीमेल का रोल प्ले करते हो, उनको गैमेट बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। देन इसमें एग्जैक्ट कॉपी होता है एसेक्सुअल में, बिकॉज दे आर द रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब उसका जो चाइल्ड होगा, उसका जो बच्चा होगा, ऑफस्प्रिंग आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट। मतलब इसका नॉट एग्जैक्ट और आइडेंटिकल जेनेटिकली। अब इसका मतलब क्या है कि क्या, अब ये इससे कई लोग ये पूछ सकते हैं कि सर हम तो हमारे माँ बाप के जैसे ही हैं, वो भी इंसान है हम भी इंसान है, तो फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? तो आपने बोला भैया ये ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट, वो भी जेनेटिकली, तो जेनेटिकली हम डिफरेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि क्या हमारे में वो इंसानों की जीन्स नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारे में इंसानों के डीएनए या क्रोमोसोम नहीं है? बिल्कुल है। तो ये इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा सेल में, सेल डिवीजन में, कि एक प्रोसेस होता है मियोसिस के समय। मियोसिस के समय एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मियोसिस वन में प्रोफेस वन का 5 स्टेज होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसमें जो थर्ड स्टेज होता है पैकेटिन, आप लोगों को याद होगा या हो सकता है आप लोग भूल गए हो। तो मियोसिस में 2 स्टेज है, मियोसिस वन, मियोसिस टू। तो मियोसिस वन का जो प्रोफेस वन होता है उसका थर्ड स्टेज, प्रोफेस वन के 5 में से थर्ड स्टेज पैकेटिन, उसमें एक प्रोसेस होता है क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है बेटा? जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में जाके अटैच हो जाता है, दूसरे का कुछ पार्ट पहले वाले में आ जाता है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं? किसी को नहीं मालूम है तो बताओ। सब लोगों ने पढ़ा है ये थोड़ा सा? Yes, sir, but can you explain it once? अरे पहले बताओ सब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, तो मैं इसको थोड़ा यस सा, सर। है ना, इसका जो इम्पोर्टेंस है बस वही डिस्कस करूंगा 2 मिनट में। सब लोगों ने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी? ऐसा तो नहीं है? पढ़ा है सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें माइटोसिस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है वो रिजल्ट होता है मियोटिक डिवीजन का। मियोसिस का रिजल्ट होता है, ठीक है। मियोसिस का रिजल्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मियोसिस में क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि जेनेटिकली जो भी ऑफस्प्रिंग है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अपने पेरेंट्स से हम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली भी, मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली, मतलब मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से, और थोड़ा जेनेटिकली भी हम थोड़े से डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से। और दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से थोड़े से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मियोसिस में 2 स्टेज होता है, एक मियोसिस वन और एक मियोसिस टू। मियोसिस वन में प्रोफेस वन होता है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस आपको मालूम है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो मियोसिस वन का जो प्रोफेस वन है इसमें 5 स्टेज होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, ठीक है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ठीक। एक रीडिंग कर लेंगे अगर आपको ध्यान नहीं है तो यहाँ पर मैं सिर्फ जो बताना चाह रहा हूँ वो पैकेटीन स्टेज है। पैकेटीन, तो पैकेटीन में क्या होता है कि
ये क्रोमोसोम है बेटा, ध्यान रखेंगे, ये क्रोमोसोम है, ये ऐसा। ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। पैकेटिन में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम की जब पेयरिंग होती है तो ये तो इसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है, अब ये एक प्रकार का सेल डिवीजन है। तो होता क्या है कि जैसे मान के चलो बेटा, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, इसमें क्रोमोसोम्स का जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो मियोसिस अगर आपको याद होगा तो मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम का नंबर है किसी एक सेल में, वो हाफ हो जाएगा आफ्टर सेल डिवीजन। तो और माइटोसिस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 46 है, ये ह्यूमन सेल है। तो जब सेल डिवीजन होगा, जब सेल डिवीजन होगा, कौन सा टाइप का, माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, तो ये 46 दो 46 में बन जाते हैं। 46 से दो 46 मतलब इसमें सेल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हुए, ठीक है। तो एक सेल से दो उसी के जैसे क्रोमोसोम नंबर वाले सेल का फॉर्मेशन होता है, ये माइटोसिस में होता है। और मियोसिस की बात करूं तो इसमें क्या होगा बेटा, अगर ये 46 है, अगर इसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 है, मियोसिस जिस सेल में हो रहा है उस सेल में क्रोमोसोम का नंबर अगर 46 है, तो उससे बनने वाले जो सेल हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा भाई, अदिति बताओ। आफ्टर मियोसिस क्या होगा, अदिति बताओ बेटा, क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा सेल में आफ्टर सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, आयुषी। सर 23। 23, 23 और 23 ऐसा, 23 के दो सेल्स बनेंगे बेटा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस हो जा रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि भैया क्रोमोसोम जो भी है एक दूसरे से अलग होकर के अलग अलग सेल्स में जा रहे हैं। इसका पूरा डायग्राम आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्रोमोसोम जो रहते हैं एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं और अलग अलग सेल में जा रहे हैं। यहाँ भी क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं और अलग अलग सेल में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और अलग अलग सेल में मूव करते हैं, तो मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम अलग होने से पहले सेगमेंट का एक्सचेंज कर लेते हैं। ये एक्सचेंज कर लिए देखो, तो ये ब्लैक वाला इधर आ गया। अब देखना, तीन इसका आर्म जो है वो ब्लू कलर का है और एक आर्म ब्लैक कलर का आ गया, तो यहां से यहां आ गया। अब ये क्या होंगे बेटा, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी ऑस्प्रिंग है, जो भी गैमेट जाएगा, है ना, जिस गैमेट में भी ये जाएगा उसमें जेनेटिक चेंज होकर के जा रहा है। तो मदर से जो 23 क्रोमोसोम आता है, मदर से जो 23 क्रोमोसोम आता है उसमें थोड़ा जेनेटिक चेंजेस है। फादर से जो 23 क्रोमोसोम आता है उसमें थोड़ा जेनेटिक चेंजेस है। फिर 23 क्रोमोसोम मिलेगा, दैट इज स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म में 23 क्रोमोसोम हाफ होता है और एग में भी हाफ होता है, दोनों मिलेंगे और फिर से 46 का एक जाइगोट बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन जाइगोट में मदर से जो 23 क्रोमोसोम आया उसमें जेनेटिक चेंजेस था और फादर से जो क्रोमोसोम आया वो भी, उसमें भी थोड़ा सा जेनेटिक चेंजेस था, दैट इज बिकॉज ऑफ पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, सेगमेंट का एक्सचेंज होने के कारण। तो ये दोनों तरफ से जो मदर और फादर से दोनों तरफ से जो जेनेटिक चेंजेस के साथ में जो क्रोमोसोम्स आया, डीएनए आया, ये एक डिफरेंस प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग में। जैसे कि हम पैदा होते हैं तो हम में मदर और फादर के दोनों के जीन्स हैं, बट थोड़े से चेंजेस के साथ में,
ठीक है, समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? थोड़ा सा मैं बहुत डिटेलिंग नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी ये बहुत वास्ट चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, बट थोड़ा आपको यहाँ पता होना चाहिए ताकि हम आगे चीजों को समझ सकें। क्लियर है ये? थोड़ा सा, थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है? बेसिक तो काफी है। यस सर। यस सर। चलो, तो अब आपको एक चीज यहां से समझ आ गया होगा कि भाई माइटोसिस में एग्जैक्ट कॉपी या क्लोन क्यों बनता है। जो भी पेरेंट है उसका एग्जैक्ट क्लोन या कॉपी क्यों बनता है? क्यों बनता है भाई? इसका वर्ड का मतलब समझ आ रहा है? बताओ भाई। भावना, यस भावना सर। बताओ बेटा। सर यहाँ पर उसमें एग्जैक्ट कॉपी, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर उसमें जेनेटिक रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता या वेरिएशन? हाँ हाँ, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। समझ आ रहा है? सीधा सीधा 46 है ना, हर एक क्रोमोसोम डिवाइड हुआ, जैसा डिवाइड होगा वैसा ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। समझ आ रहा है बात? वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि ये दो पेन है, ये दो पेन है, ये दोनों को अलग अलग सेल में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये एक, इधर ध्यान देना, ये एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बना, फिर ये एक अलग सेल में चला गया, ये दूसरे सेल में चला गया, कोई भी चेंजेस नहीं है। ये ब्लू कलर का पेन है, ब्लू कलर के कैप के साथ, ये ब्लैक कलर का पेन है, ब्लैक कलर के कैप के साथ। अगर मैं इन क्रोमोसोम्स के बीच में क्या कर दूं भैया, थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, ये ऐसा, तो ये ऐसा। समझ पा रहे हो आप लोग? थोड़ा समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये क्या हो जाएगा, जेनेटिक चेंजेस। थोड़ा सा भी जेनेटिक चेंजेस होता है तो ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड में वेरिएशंस आते हैं। देन सवाल ये है कि यार इतना तमाशा जो हो रहा है, इससे अच्छा तो यही है कि नहीं? बोलो। और आपको बता दूं, मियोसिस जो होता है वो स्लो डिवीजन है। मियोसिस जो होता है ना बेटा, वो स्लो डिवीजन है, बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। दो गैमेट बनेगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, देन धीरे धीरे डेवलप होगा। बहुत स्लो और टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। और इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मस्त एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अब दोनों सेल नया बन गया, खत्म। जैसे कि अमीबा, जैसे कि अमीबा है, जैसे ये अमीबा है बेटा, है ना, ये न्यूक्लियस है डिप्लॉयड। अमीबा को डिवाइड होना होगा तो क्या करेगा, ये सेल डिवाइड करेगा, और ये एक अमीबा दो अमीबा में चेंज हो गया। ठीक है, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं, ये दुनियादारी नहीं, गैमेट फॉर्मेशन नहीं, गैमेट का फ्यूजन नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होना है, सीधा रिप्रोड्यूस कर लिया। तो कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है? टाइम के हिसाब से, टाइम टेकन के हिसाब से कौन सा अच्छा प्रोसेस सर माइटोसिस। एसेक्सुअल। है? एसेक्सुअल। टाइम के हिसाब से देखें तो बहुत टाइम सेविंग प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनर्जी भी बहुत कम लगता है इसमें। ठीक है, और बहुत फास्ट प्रोसेस है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, ठीक है, वेरिएशन के हिसाब से सबसे बेस्ट रिप्रोडक्शन कौन सा है भैया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज्यादा जरूरी है? और एक्चुअल में आपको बता दूं, एसेक्सुअल से ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेटा वेरिएशंस लाने के लिए। और आपको बता दूं, किसी भी स्पीशीज का इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है। किसी भी स्पीशीज का इवोल्यूशन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो बहुत बड़ा जो रीजन होता है वो उस स्पीशीज में जेनेटिक चेंजेस होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम आज से 10,000 साल पहले क्या थे, और हम आज से 50,000 साल पहले क्या थे, और हम ही आज से 2 लाख साल पहले क्या थे बेटा? 1 लाख 2 लाख साल पहले हम क्या है, वही थे जो आज हम हैं। बताइए, आप लोगों ने नो थोड़ा बहुत सर। आदि मैं मानव, सर आप लोगों ने सुना ना आदि मानव? पुराने जमाने के जो आदि मानव प्री हिस्टोरिक मैन, पुराने जमाने के जो हैं, पूरे शरीर पे हेयर्स थे, चिंपैंजी जैसे थे, मुंह ऐसे बाहर निकला था बंदर के जैसा, चिंपैंजी के जैसा। ठीक है, पूरे हेयर्स थे बॉडी पे, फेस पे हेयर्स थे। इमेजिन करो कि अभी भी आज भी वैसे ही होते, पूरे एकदम फेस पे हेयर, ऐसे बड़े बड़े ऐसे पाम, समझ आ रहा बात? हाथ ऐसे लंबे लंबे, पैर छोटे छोटे ऐसे झुक के चल रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, क्या उनमें और हम में चेंजेस है? चेंजेस है, बहुत बड़ा चेंजेस यस है। सर। तो ये Yes, sir. चेंजेस आया कैसे, आदि मानव से मॉडर्न मैन कैसे बने? इसके पीछे का कारण क्या है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ
जेनेटिक चेंजेस। और जेनेटिक चेंजेस जो स्लो होते गया, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा जेनेटिक चेंजेस होते गया और आज हम बन गए, ठीक है, एक मॉडर्न ह्यूमन क्रिएट हुए। तो ये जो छोटे छोटे जेनेटिक चेंजेस होते हैं, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारे गैमेट फॉर्मेशन के समय छुपा हुआ है। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय जो मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस में भी जो पैकेटिन स्टेज है जिसमें कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब डीएनए का आदान प्रदान, क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज होता है, जिसके कारण जेनेटिक चेंजेस आते हैं और जिसके कारण कोई भी एक स्पीशीज जो है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज करते जाता है और उस स्पीशीज का अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट या नेचर ऑन अर्थ पे जैसा भी एनवायरनमेंट है, जैसा भी माहौल है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी में चेंजेस आते जाते हैं और हम मॉडर्न बनते जाते हैं। हम ही नहीं, दुनिया के मैक्सिमम जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू माहौल के हिसाब से ढालते जाते हैं और अपने आप को इवॉल्व करते जाते हैं। तो ध्यान रखना कि इवोल्यूशन के लिए, किसी भी एक स्पीशीज के इवोल्यूशन के लिए कौन सा प्रोसेस जरूरी होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस। समझ आ रहा है? तो अभी मेरे से किसी ने जो सवाल पूछा था कि भाई सर ऐसे ऐसी बात है ना, तो उससे क्या होगा, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आपको लगभग अंदाजा हो गया होगा कि आप क्या पूछना चाह रहे थे और मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, तो इवोल्यूशन किसी भी स्पीशीज का तभी होगा जब उसमें चेंजेस आएगा और वो चेंजेस जेनेटिक चेंजेस के थ्रू आता है। क्लियर हो रहा है बेटा? सर हाँ बोलो। तो मतलब जेनेटिक चेंजेस जो है वो बस एक मीडियम है एवोल्यूशन कराने का। बिल्कुल बेटा, हाँ। यस अपने आप कभी नहीं होगा। जैसे कि अमीबा है, आज से 1 करोड़ साल पहले जो अमीबा था अभी भी अमीबा ही है, अगर उसमें जेनेटिक चेंजेस नहीं हुए, ठीक है, अभी भी वही अमीबा है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसकी कोई स्पीशीज नहीं बनेगी। लेकिन जेनेटिक चेंजेस हो गया अगर, ऐसा नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक चेंजेस नहीं होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक चेंजेस का रीजन क्या होता है? उसमें तो मियोसिस नहीं होता। क्या रीजन होगा? म्यूटेशन। आप लोगों ने कभी सुना होगा म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन। तो जैसे बेटा फॉर एग्जांपल, जैसे अभी कोरोना जो वायरस है, बोल रहे ना कि कोरोना वायरस जो स्ट्रेन चेंज कर दिया, कोरोना वायरस ने स्ट्रेन चेंज किया, मतलब अपना स्वभाव चेंज कर दिया, है ना, अपनी वैरायटी चेंज कर दी। वो कैसे हुआ? जेनेटिक चेंजेस के थ्रू। उसमें म्योसिस नहीं था, उसमें माइटोसिस ही है एक प्रकार का, बट वो उसमें म्यूटेशंस हो रहे हैं। वायरस की सबसे खासियत होती है वो म्यूटेबल होते हैं, ठीक है, म्यूटेशंस कर सकते हैं। तो म्यूटेशन होने के कारण क्या होता है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं और थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो म्यूटेशंस भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो इवोल्यूशन के लिए जेनेटिक चेंजेस होने चाहिए और जेनेटिक चेंजेस दो तरीके से होता है। एक सिंपल स्मॉल स्टेप, थोड़ा थोड़ा चेंजेस जो होते जाएगा, प्रोग्रेसिव चेंजेस, और एक अचानक से चेंजेस, सडन चेंजेस, दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन का डेफिनेशन ही है सडन चेंजेस इन जेनेटिक, है ना, इन जीन्स, या सडन जेनेटिक चेंजेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं। अचानक से जीन्स में चेंजेस हो गए। आगे हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। अभी मैं मान के चलो कि मैं आपको जो बताया हूँ वो एक तिनके के जैसा चीजें बताया हूँ। अभी हम पूरा पहाड़ पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब में पूरा यही सब आएगा। इवोल्यूशन चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, है ना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब आपको अगर कोई पूछे कि भाई क्या जरूरत महसूस हुई एसेक्सुअल से सेक्सुअल मोड में आने का, सबसे बड़ा जो जरूरत था वो इवोल्यूशन, किसी भी स्पीशीज का उसमें चेंजेस, ठीक है। चलिए, क्लियर है? इसको हटा रहा हूं बेटा मैं। अच्छा, इसका एग्जांपल, मोस्टली इसका जो एग्जांपल होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मोस्टली यूनिसेलुलर, नॉट ऑलवेज। एग्जांपल इसका ध्यान रखेंगे, मोस्टली यूनिसेलुलर। देखो बेटा, मैं आप लोगों को ना यहाँ डिफरेंस तो बता ही रहा हूँ, बट एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का उसको हमको डिस्कस करते चलना है। क्योंकि एक बार शुरुआत में जीरो लेवल से एक बार समझ गए तो बाकी बाद में हम हाई लेवल का पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। बट बहुत जीरो लेवल का चीजों को पता होना जरूरी है।
तो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, है ना, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का एग्जांपल कोई बताओ, प्रोटिस्टा का एग्जांपल कोई बताओ। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। हाँ बताओ भाई, आशु बताने वाले। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना, यूग्लिना और सीलिया, पैरामीशियम। पैरामेशियम। अमीबा भी तो होता है बेटा, अमीबा भी होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ। चलो, तो मोस्टली यूनिसेलुलर एंड और क्या होगा, और कौन कर सकते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन? प्लांट्स, ठीक है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं। एंड हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अच्छा, आपने कभी एसेक्सुअल मोड देखा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? देखो बता रहा हूँ, जैसे आप लोग कभी किसी के घर जाते हो, चाची वाची या अपने किसी कजन या किसी रिश्तेदार या दोस्त या मम्मी के साथ में खास तौर पे, तो जैसे आप लोग देखते हो कि किसी के गार्डन वार्डन में एकदम मस्त गुलाब गुलाब खिला हुआ है, ठीक है, तो एकदम मम्मी की नजर पड़ी, है ना, उसके बाद धीरे से ऐसे बोलते हैं जाते समय ना, एक डिक्की में, समझ के क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसा होता है ना अपन, ये कोई बुरी चीज नहीं है, इन जनरल अपन ऐसा करते हैं कि गए गुलाब का एक आध देखे, अरे वाह बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, उसका गुलाब का एक डंडी तोड़ देते हैं, उसका एक छोटा सा ब्रांचेस अपन तोड़ के डिक्की में डाल देते हैं, जन उसको मिट्टी में गड़ा देते हैं। ऐसा किए हो आप लोग कभी? तो किया है कि यस नहीं सर। किया? Yes, है ना, sir. है ना? Yes, तो ये sir. तो ये नॉर्मल प्रोसेस है या चोरी है? ये चोरी नहीं है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। मतलब आप प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्प कर रहे हो। आपने पूरा का पूरा गमला उठा के आप नहीं लेके गए हो, समझ आ रहा बात? आप पूरा गमला उठा के नहीं ले गए, आप एक छोटा सा ब्रांच को तोड़ के घर में ले जाके डाल दिए और रख दिए, उसको उगा दिए हो। तो ये क्या है बेटा, क्या आपने दो फूल लाया, एक मेल एक फीमेल, क्रॉस करवाया, फर्टिलाइजेशन कराया, जाइगोट बनाया, देन सीड को गाड़ा, देन उसके बाद उससे उगा? नहीं, आपने सिंपली कोई चीज को लाया, उगाया और वो उग गया। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है, वो वेजिटेटिव पार्ट का प्रोपोगेशन करना। क्लियर है बेटा? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेनली जो रहता है, मेनली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, मल्टी सेलुलर या हायर ऑर्गेनिज्म में, है ना, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब आपको हायर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा मोस्टली। ठीक है, हटा दें, हटा दें भाई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, या जिसको लिखना है थोड़ा थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें मैं बोलता हूँ बोर्ड में नहीं लिखता हूँ, तो उसको थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लगता है तो लिख लिया करो। वैसे मैं नोट्स दूंगा, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डाल लो अभी से आप लोग, है ना, नीट में बहुत काम आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखेंगे बेटा, अलग अलग टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पढ़े हो आप लोग? क्लास 10th का है बेटा, ये क्लास 10th में भी पढ़े हो आप लोग? पढ़े हो नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं sir. Yes, sir. और क्या होता है? और क्या होता है? Regeneration. रीजनरेशन। और क्या होता है? पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। और क्या होता है?
और क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखो बेटा, ये सारे टाइप्स हैं एसेक्सुअल के। अब ये कुल मिलाकर के आपको मालूम है कि एक सेल से दो सेल बनता है, ठीक है, या एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनेगा, और जो दोनों ऑर्गेनिज्म होगा वो किसी एक ही ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट होगा। जैसे अभी हम लोगों ने अमीबा का देखा, एक अमीबा डिवाइड हो गया अब इससे, और वो दो छोटे छोटे अमीबा बन गए, देन उसका ग्रोथ होगा, देन वो डिवाइड होगा आगे चल के, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया पढ़े होगे आप, उसमें देखे होगे। तो फिजन जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक बाइनरी फिजन और एक, बैक्टीरिया में पढ़े होगे ना बेटा, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में ये फिशन पढ़े होगे आप लोगों ने। और एक क्या होता है? मल्टीपल फिशन, ठीक है। एक बाइनरी फिशन और एक मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का एक टाइप होता है स्पोरुलेशन, ठीक है। मल्टीपल फिशन का एक टाइप होता है स्पोरुलेशन। अब देखो एक एक करके देखते हैं। बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी का मतलब समझ आ गया होगा, दो डिजिट में होता है, ठीक है, 2 इन नंबर। तो ये कोई एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, 2n जो भी होगा 2n होगा, ठीक है। देन ये दो पार्ट में डिवाइड होगा बेटा, 20 से ऐसा, 20 से ऐसा दो पार्ट में डिवाइड होगा, और फिर दो 2n। 2n का मतलब समझते हो आप लोग? चलो मैं आपको n और 2n का मतलब एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, बेसिक। हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा? ह्यूमन के एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। 46 होते हैं। हमारा जो एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ठीक। इसका जो हाफ होगा वो कितना होगा? 23। तो जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है टोटल का, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस का हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और अगर 46 का मतलब क्या हुआ? 2n, मतलब 2 इंटू 23, ठीक है। तो 2n कितना हो गया भैया? 46 के इक्वल होता है, ऐसा समझ आ रहा है? तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे या 10 होंगे। तो अगर 10 क्रोमोसोम है टोटल नंबर किसी एक सेल में, तो मैं उसको n बोलूंगा या 2n बोलूंगा बेटा? So 2n. कोई भी, n बोलूंगा या 2n बोलूंगा? अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है, 10 है, तो वो n होगा या 2n होगा? 2n. 2n तो होगा। 2n और अगर 5 होगा तो वो n n होगा। होगा। n मतलब हाफ, दैट इज हैप्लॉइड लिख लेना, या डिप्लॉइड। आगे जेनेटिक्स में पूरा यही यही वर्ड आने वाला है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन में भी यही सब वर्ड आएगा, तो अभी से लिख के रखो, अगर नहीं मालूम है जिसको, जिसको मालूम है अच्छी बात है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो ये डिप्लॉइड है। तो ये क्या बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा? एक सेल दो इक्वल सेल में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 2n का दो, 2n का दो ठोक सेल बन जाएगा। मल्टीपल फिशन में क्या होता है? ये एक सेल है 2n वाला, जब ये डिवाइड होगा तो इसके अंदर 2n के बहुत सारे सेल्स बनेंगे, ऐसा। तो ये क्या हुआ है? एक सेल बहुत बार डिवाइड हुआ है, एक सेल बहुत बार। ये सेल कितने बार डिवाइड हुआ है? सिर्फ एक बार। एक बार डिवीजन हुआ, दो सेल बन गए, बाइनरी फिशन, ठीक है। और ये मल्टीपल फिशन का मतलब बेटा बहुत सारे सेल बनेंगे, ऐसा बहुत बार डिवाइड होगा। ये माइटोटिक डिवीजन अंदर ही अंदर होता जाएगा और बहुत सारे ऐसे सेल्स बनेंगे, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। क्लियर है?
इसका एग्जाम्पल नीट में 50 बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। प्लाज्मोडियम, व्हाट इज प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम क्या होता है बेटा? सर जो मलेरिया कॉज करते हैं। मलेरिया का पैरासाइट है, इसके कारण मलेरिया होता है। ठीक है, इसके कारण होता है या मच्छर के काटने से होता है? सर प्लाज्मोडियम के कारण। सर इसके कारण होता है, ये ब्लड मच्छर के हाँ। ब्लड के अंदर रहता है। हाँ, मच्छर के अंदर रहता है। ठीक है, मच्छर के काटने से होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो मच्छर के काटने से होगा जिसमें प्लाज्मोडियम, तो मतलब ये कारण होता है मलेरिया का, दैट इज मलेरियल पैरासाइट। इसका एग्जांपल बताओ क्या होना चाहिए? जब एक सेक्शन पढ़ा रहा था, अमीबा सिंपल सा है, अमीबा। सिंपल सा, आप पैरामीशियम। अमीबा बोल सकते हो, पैरामीशियम, है ना। जो भी एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड होगा, सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो क्या हो जाएगा? बाइनरी फिशन। ठीक है, देन अब आते हैं स्पोरुलेशन। अब ये स्पोरुलेशन क्या है, ध्यान से समझना कि स्पोरुलेशन इज अ टाइप ऑफ मल्टीपल फिशन, है ना। तो स्पोरुलेशन कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है ना। अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ अमीबा, अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ अमीबा। तो अमीबा को जब कंडीशन फेवरेबल नहीं लगता है तो वो क्या करता है बेटा? अपने बाहर, अपने बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है। ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर सिस्ट बना लेता है, जिससे वो एक्सटर्नल जो भी क्लाइमेट होगा उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। मतलब हो सकता है कि भाई उसको ऐसा कोई एकदम अमीबा ऐसी जगह चला गया है जहाँ बहुत ठंडी है या बहुत गर्मी है, तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए वो क्या करता है? एनसिस्टेशन कर लेता है, चारों तरफ कवरिंग बना लेता है। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये अमीबा क्या करता है? मल्टीपल बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, और फेवरेबल कंडीशन आते ही सिस्ट को हटा देता है, दैट इज एनसिस्टेशन होगा। और फिर ये जो अमीबा है जिसने अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनाया था, ये सिस्ट बनाया था, ये सिस्ट के अंदर जो अमीबा होता है, ये सिस्ट के अंदर जो अमीबा होता है उसमें मल्टीपल बाइनरी फिशन होगा और बहुत सारे अमीबा बनेंगे, बहुत सारे अमीबा बनेंगे, और फिर सिस्ट बर्स्ट होगा, है ना, फेवरेबल कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में, और बहुत सारे अमीबा एक साथ बाहर निकलेंगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? मल्टीपल फिशन है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में होता है ये। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। क्लियर है बेटा? सर Yes, sir. अब देखो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या है? सिंपल सा वर्ड है ना। इसका जो एग्जांपल है स्पाइरोगैरा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जैसे कि ऐसा पेन को मैंने तोड़ दिया, ठीक है, अब ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया? ऐसा तोड़ दिया, फिर इसको मैंने नहीं खुल रहा है, चलो, अरे यार, ठीक, तो ऐसा 2 पार्ट है, मैं इसको एक और पार्ट में तोड़ दूंगा, तोड़ने के बाद ऐसा फेंक दूंगा, तो क्या होगा बेटा? हर एक पार्ट पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म फिर से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। इसमें और रीजनरेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आगे देखेंगे। ठीक, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? अगर इसका कोई पार्ट टूटा तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है और फिर से नया ऑर्गेनिज्म के रूप में ये रिप्रोड्यूस करना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। बडिंग क्या होता है कि जैसे कोई एक बॉडी है ना, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज ईस्ट, है ना, ईस्ट है, न्यूक्लियस होगा, ठीक, क्यों? अच्छा, ईस्ट में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता? और बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? किसमें होगा? बैक्टीरिया, ईस्ट, किसमें होगा न्यूक्लियस? ईस्ट। क्यों? क्यों बेटा? सर बिकॉज यूकैरियोटिक सेल है। ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसलिए मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया नहीं बनाया, अमीबा बनाया। अमीबा भी एक क्या है बेटा? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो सब में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इसलिए मैं हर जगह न्यूक्लियस बनाया। चलो, तो ईस्ट में क्या होगा कि ऐसा एक छोटा सा बर्ड निकलेगा इसकी बॉडी से, ऐसा एक छोटा सा आउटग्रोथ, ये एक आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ है, और इसको हम छोटा सा बर्ड बोलते हैं। तो ऐसा
बर्ड का फॉर्मेशन जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बर्डिंग। ठीक है, बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बर्डिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल कई बार आया है स्पैरोगैटा, है ना, बर्डिंग का एग्जांपल बहुत बार आया है ईस्ट। ठीक है, तो ये आउटग्रोथ जो है बेटा कुछ समय बाद क्या होगा? अलग हो जाएगा और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के रूप में, है ना, इंडिविजुअल आइडेंटिटी के रूप में क्या हो जाएगा? ये नया ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करेगा टू एन। ठीक है, और ये एक नया ईस्ट बन जाए। क्लियर है? देन रीजनरेशन। ठीक, बर्डिंग समझ आया? बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू जो रिप्रोड्यूस कर रहा है उसको हम बर्डिंग बोलेंगे। ठीक, देन रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है बेटा? आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स का एक एग्जांपल प्लेनेरिया। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स का एक एग्जांपल है प्लेनेरिया, पढ़ा है आप लोगों ने, जिसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्लेनेरिया को कहीं से भी काटो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से मैंने इसको कट कर दिया ऐसा, तो अब क्या होगा कि ये जो पार्ट है ऊपर वाला और ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये अपने करस्पॉन्डिंग पार्ट को फिर से रीजनरेट करता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट को रीजनरेट करता है। समझ आ रहा है? ठीक है, सर करस्पॉन्डिंग पार्ट को रीजनरेट करता है। हाँ बोलो। सर फ्रेगमेंटेशन में फिर क्या फर्क हो गया इससे? हाँ, वही मैं बोला ना बेटा, दोनों आपको एक जैसा लगेगा। ठीक है, दोनों एक जैसा लगेगा। एक्चुअल में अगर आप स्पायरोगैरा का स्ट्रक्चर देखोगे, ऐसा स्पायरोगैरा का स्ट्रक्चर देखोगे, तो स्पायरोगैरा कैसा है बेटा? यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, कैसे होता है? स्पायरोगैरा कैसे होता है? फिलामेंटस, फिलामेंटस है। तो कितने सेल्स होते हैं? एक सेल, दो सेल, कितने होते हैं? मल्टी सेल्यूलर, तो उसमें क्या होता है बेटा? ऐसे फिलामेंट्स के रूप में होते हैं सेल, ऐसे। समझ आ रहा है ना? ये कोई एक इंडिविजुअल जैसा आपको नहीं लगेगा, है ना, बहुत सारे सेल क्या है बेटा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझ जाओ, फिलामेंट्स के रूप में है। अगर आप इसका एक फिलामेंट को ब्रेक भी कर देते हो, इधर ध्यान देना, अगर आप इसको यहाँ से तोड़ भी देते हो, यहाँ से तोड़ भी देते हो, तो क्या होगा? ये एक अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। तो ये क्या हो रहा है बेटा? पहले चार पार्ट था, एक एक बॉडी में चार सेल थे, अब बीच से तोड़ दो तो दो दो सेल हो गए। अब वो दो दो सेल फिर से रिप्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है ये। तो जहां से टूटा, ये भी एक प्रकार का रीजनरेशन ही होता है, बट ये बाई डायरेक्शनल ग्रोथ करेगा। बाई डायरेक्शनल मतलब इधर से भी ग्रोथ करेगा, इधर से भी ग्रोथ करेगा, है ना। जैसे ये फ्रेगमेंट्स हो गया इसका, तो ये इधर से भी ग्रोथ करेगा और इधर से भी ग्रोथ करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर है बस उसी का ही ग्रोथ होगा, बाकी दूसरे का नहीं होता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है फ्रेगमेंटेशन में, है ना? यस सर। है ना, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होगा, यहाँ पर सिर्फ करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर ही क्या होगा बेटा? ग्रो करेगा। तो ये एक्चुअल प्रकार का रीजनरेट ही हो रहा है फ्रेगमेंटेशन। और भी बहुत सारे एल्गी में होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोअर एल्गी होता है बेटा, है ना, बहुत सारे आप लोगों ने जो प्लांट किंगडम में, आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग प्लांट किंगडम थोड़ा सा रिवाइज करना चालू कर दो, ताकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, क्लियर है? इतना रीजनरेशन तक क्लियर है? प्लेनेरिया, इसका एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल जो है फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल आपकी उंगलियों पे सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन जितना मैं समझा रहा हूँ उतना नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन, ये सब आता है, रीजनरेशन, ये सब। क्लियर है? ये हटा रहा हूँ बेटा मैं, थोड़ा सा स्पोर फॉर्मेशन के लिए जगह कम है। चलिए, तो
अब आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो आप लोगों ने फंगाई पढ़ा है भाई कि नहीं पढ़ा है? एल्गी Yes, पढ़ा sir. है ना? एल्गी, फंगाई, ये सब पढ़ा है। तो स्पोर जो रहते हैं बेटा वो कुछ टाइप्स के होते हैं। जूस्पोर, कोनिडिया, गेम्यूल्स। ठीक है, जूस्पोर, कोनिडिया एंड गेम्यूल्स। अब जू स्पोर का मतलब क्या है? It is जू motile. मतलब, जू स्पोर मतलब एनिमल लाइक। ठीक है, जू मतलब एनिमल लाइक। जहां भी जू वर्ड आया है ना, जू मतलब एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जू स्पोर जो रहता है बेटा ये मोटाइल स्पोर होता है। जू स्पोर इज अ मोटाइल स्पोर। अब डायरेक्टली इसका ना एग्जाम्पल आता है बेटा। हाँ, मोटाइल मतलब या तो एक फ्लैजिला होगा या दो फ्लैजिला, यूनिफ्लैजिलेट या बाइफ्लैजिलेट। आप लोगों ने एल्गी अगर पढ़ा है तो एल्गी में बहुत सारे जो गैमेट्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो मोटाइल फॉर्म में होते हैं, है ना? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि थोड़ा सा प्लांट किंगडम रीड कर लेना, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, कोई बताएगा? जूस्पोर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? नहीं आता है किसी को? पढ़ के भूल गए? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, बहुत बार आया है क्लेमेडोमोनास। चलिए, देन कोनेडिया। कोनेडिया आप लोग पढ़े हो फंगाई में, कोनेडिया फॉर्मेशन। ठीक है, कोन लाइक ऐसा। ये क्या है बेटा? ये कोनिडिया है ये। ठीक है, ये जिसमें ग्रो करता है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। ठीक है, कोनिडियोफोर। तो ये कहाँ मिलेगा? ये कुछ स्ट्रक्चर याद आ रहा है क्या आपको? ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे फिंगर लाइक रहता है और फिंगर्स के ऊपर बहुत सारे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। फंगाई में पढ़ते हैं बेटा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। ठीक है, फंगाई में पढ़ते हैं पेनिसिलियम में ऐसा। ठीक है, ये सब क्या है? स्पोर्स होते हैं, है ना? ये स्पोर क्या होंगे बेटा? यहाँ से ऐसे मान के चलो कि इस फिंगर के ऊपर जैसे ये कैप है, ये क्या है? स्पोर है। ठीक है, इस फिंगर के ऊपर ये कैप है, ये क्या है? स्पोर है। अब ये जो स्पोर है यहाँ से हटेंगे और एक नया फंगाई पेनिसिलियम में क्या होगा बेटा? रिप्रोड्यूस करेगा। और ये कैप यहाँ से, दैट इज ये कैप एक कोनिडिया है मान के चलो ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ से हटेगा, कहीं भी गिरेगा, जिस सबस्ट्रेटम जिस सरफेस पर भी गिरेगा वहां ग्रो करेगा और एक नया फंगाई पेनिसिलियम में ग्रो करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये सब क्या है? इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैम्यूल्स जो रहता है वो आपको स्पॉन्जेस में मिलेगा। ये भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं, एसेक्सुअल सेल्स होते हैं जो माइटोसिस के थ्रू बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है बेटा? स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस इनवर्टिब्रेट है या वर्टिब्रेट है? बताओ भाई। Invertebrate. इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट। पेनिसिलियम। ठीक है, स्पॉन्जेस इज अ, अच्छा स्पॉन्जेस जो रहता है ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? Multicellular. मल्टीसेलुलर। और स्पॉन्जेस जो है मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल हैं। तो ये टिश्यू लेवल का होता है या ऑर्गन लेवल का होता है इसकी बॉडी? Tissue level. बताओ भाई, बाकी लोग चुप क्यों? बोलो, इसकी बॉडी टिश्यू लेवल होती है या ऑर्गन लेवल?
Tissue level. मेरे और कोई आंसर करो। कोई नहीं करेंगे। बताओ भाई जोशिका। तो सेल्यूलर लेवल की होती है। सेलुलर लेवल होता है बेटा ये, ठीक है, टिश्यू लेवल का नहीं होता है ना। ये टिश्यू लेवल का नहीं होता है, इट इज अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। ये कई बार आया एग्जाम में। क्यों? मल्टी सेलुलर होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। तो ध्यान रखेंगे ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए, तो क्लियर है ये इतना, है ना। देखो आंसर करना है सबको, जितनी गलतियां हैं करो, अभी करो, ठीक है, ताकि हमको गलतियां जो रहता है हमको याद रह जाए कि यार मैंने इस टॉपिक में गलती की थी। तो आप नीट के समय कभी गलती नहीं करोगे, तो वहां गलती से बचना है तो इधर गलती किया करो, ठीक है। जानबूझ के नहीं, गलती कर सकते हैं भाई, आंसर कर करके गलती कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम सुधारेंगे इम्प्रूव करेंगे, धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट हमारा सक्सेस का दरवाजा जरूर खोलेगा। चलो, देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो मैंने बताया बेटा अभी आप लोगों को, पढ़े हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यस सर। है ना। जैसे अदरक है ना, हल्दी है, उसका भी अगर आप जो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है ना, इसको तोड़ोगे और दूसरे जगह गाड़ दोगे तो भी वो क्या हो जाएगा बेटा, नया प्लांट बन जाएगा। अदरक को तोड़ के आप गाड़ दो ना, हल्दी को तोड़ के गाड़ दो, फिर से बन जाएगा वो। आलू को फिर से आप आलू को काट के भी, अगर आपको आलू उगाना है तो आलू को काट के, या ऐसे ही छोटा सा आलू को भी अगर आप मिट्टी में डालते हो तो भी उसका बड बनता है और फिर वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर लेता है। इवन आप उसको काट के भी डालोगे तो भी वो ग्रो कर जाता है। उसके जो पोटैटो के जो आईज होते हैं ना, देखे होगे आप लोगों ने, छोटे छोटे जैसे आई जैसा रहता है स्ट्रक्चर, वहां से बड निकलता है। तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना। आप तोड़ के काट के डाल रहे हो, फिर देन उससे एक नया प्लांट बन रहा है ना। गुलाब का जो है, जैसे मैंने बताया आपको, उसके जो ब्रांचेस हैं, है ना, प्लांट के ब्रांच को तोड़ के आप लगाते हो, वो भी एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है। एक मूवी आई थी, मतलब जिसमें मार्स में जाते हैं वो, और उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता है, कुछ बस ये पोटैटो वेटैटो बस थोड़ा सा बचा रहता है। तो वो एक्चुअल में बोटेनिस्ट रहता है, और तो वो क्या करता है मार्स पे, है ना, मार्स पे क्या करता है बेटा, पूरा रेतीला रहता है। तो वो क्या करता है, अपने जो जो शिप होता है उसका, मार्स पे जो लैंड किया रहता है, तो उसके पास अब कुछ ही दिन का खाना बचा रहता है जो पैक्ड फूड होता है, लेकिन आलू उसके पास रहता है। तो वो दिमाग लगाता है कि मैं यही खेती करूंगा। तो जो भी ऑर्गेनिक जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास, अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो सबको इकट्ठा करता है और आलू को उसमें डालता है, और वो आलू उसमें उगता है। समझ आ रहा बात, आलू उसमें उगता है, और फिर एक आलू से दो आलू, दो से तीन, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स बनाते जाता है, और फिर आलू की खेती कर लेता है, और फिर वही आलू खा खा के वो काफी दिन तक जिंदा रहता है। किसी ने देखा है ये मूवी? नहीं यस देखा। सर, देखा है क्या सर। नाम है, क्या नाम है उसका, भूल गया मैं मूवी का नाम। सर मार्शियन। मार्शियन है, अच्छा, नाम मेरे को ध्यान नहीं है। तो काफी अच्छा सोच समझ के बनाते हैं ये लोग, है ना, बॉलीवुड के जैसा नहीं। चलिए हटा दूं मैं ये सब। हटा दो बेटा। Yes, sir. यस सर। बहुत रिसर्च करते हैं ये लोग मूवी बनाने के लिए, बॉलीवुड वाले, जो भी साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं, काफी रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा नहीं साइंस फिक्शन है तो बस करे जा रहे हैं कुछ भी अनाप शनाप। साइंस का काफी अच्छा ये लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत सोच समझ के। मार्स पे सनरेज होते ही कि नहीं, आप लोगों को मालूम है?
कि वहां सनलाइट होती है कि नहीं होती है? सनलाइट होती है ना बेटा वहां पर, कैसे क्यों नहीं होगा? सनलाइट होगा बिल्कुल। चलिए देन उसके बाद देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ स्टेजेस के थ्रू होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। किसी को राइटिंग नहीं समझ आएगी तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले का जो भी प्रोसेस है, तो इसमें क्या क्या आएगा बेटा? इसमें क्या क्या आएगा? इसमें दो चीजें आएंगी। क्या? एक तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, बिना गैमेट फॉर्मेशन के फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो सकता। और दूसरा गैमेट का ट्रांसफर होगा, गैमेट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल और फीमेल दोनों के बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और फिर मोस्टली है ना, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट जो रहता है वो ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में, ठीक है। समझ आ रहा है? लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या फीमेल पार्ट में मेल गैमेट ट्रांसफर नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन वहां नहीं होता है, किसी दूसरे जगह होता है, ठीक है। उसकी बॉडी में नहीं होगा फीमेल के, तो उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? पढ़े हैं हम ये सब 11th में। एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या गैमेट का ट्रांसफर हमेशा फीमेल की बॉडी में ही होगा, ऐसा जरूरी है या नो नहीं है? सर, नो सर। No, So, sir. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि गैमेट का ट्रांसफर का मतलब होता है कि बॉडी से निकल के गैमेट उस जगह पे जाए जहां फर्टिलाइजेशन हो। और फर्टिलाइजेशन तो कहीं भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो गैमेट ट्रांसफर इज सिंपली गैमेट ट्रांसफर, बस, ठीक है। कहाँ हो रहा है? वो कहीं भी हो सकता है गैमेट का ट्रांसफर। देन उसके बाद हमारा जो दूसरा इवेंट है दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो रहता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन को बोलते हैं, ये दोनों का फ्यूजन को बोलते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जैसे कि हम लोगों ने देखा, फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बॉडी के अंदर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो मोस्टली कहाँ पर होता है? कौन सा मीडियम होता है फर्टिलाइजेशन? वाटर। वाटर मोस्टली। ऐसे हवा में तो कोई सेल ऐसा जाएगा नहीं, ऐसे मेल फीमेल ऐसा हवा में मिल गया गैमेट और वहीं फर्टिलाइजेशन हो रहा है और हवा में ही प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो सबसे अच्छा जो मीडियम होता है वो वाटर होता है, ठीक है। जैसे फिश हो गए, है ना, फ्रॉग हो गए, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स हो गए। उनमें क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे में देखने को मिलता है, ठीक है। प्लांट्स में हम देखेंगे तो उसमें फर्टिलाइजेशन जो रहता है वो कहाँ होगा भैया? तो फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है मोस्टली प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में। लेकिन लोअर प्लांट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए प्लांट किंगडम अपने को पढ़ना पड़ेगा एक बार। देन उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होगा, तो दो प्रोसेस हो गया बेटा फर्टिलाइजेशन में। पहला फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और दूसरा क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट क्या बनेगा बेटा? जायगोट। जायगोट, ठीक है, जायगोट, ठीक है। क्लियर है इतना? ये दो प्रोसेस यहाँ पर हो गया। देन उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इस जाइगोट का अब क्या होगा, इसका फेट क्या होगा, इसकी डेस्टिनी क्या होगी?
तो एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे और कोई। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। प्लांट और एनिमल आपको यही सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा, गैमेट का फॉर्मेशन जब होगा तो उस समय माइटोसिस डिवीजन होगा या मियोसिस होगा बेटा, बताओ भाई। हर कीर्तन बताएंगे। meiosis. हाँ बेटा, मियोसिस, ठीक है। तो Meiosis. गैमेट मियोसिस का ही रिजल्ट होता है, उसको अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो कुछ कुछ वर्ड्स है बेटा, जैसे कि ह्यूमन में, मैमल्स में ईस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअस साइकिल, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। पहली क्लास शॉर्ट ही होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को कुछ डाउट है, कोई परेशानी है? कॉन्सेप्ट समझने में मैंने बहुत ही बेसिक बेसिक बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा और इसको डीपली लेके जाऊंगा, है ना। फर्टिलाइजर, गैमेटोजेनेसिस है ना, कौन कौन से गैमेट्स होते हैं, है ना, किस टाइप के होते हैं, मोटाइल गैमेट होता है, नॉन मोटाइल गैमेट होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोजेनेसिस देखेंगे। तो ये सारा चीज अपन थोड़ा सा देखेंगे आगे। गैमेट ट्रांसफर जो रहता है वो भी अलग अलग तरीके से होता है, एयर के थ्रू होता है, पानी के थ्रू होता है, ये सब पढ़े हो आप लोग? याद है कुछ आप लोगों को? गैमेट ट्रांसफर जो रहता है प्लांट किंगडम में पढ़े हो गया आप लोगों ने, ठीक है। एयर के थ्रू, पानी के थ्रू, ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू पढ़े हो आप लोग। पॉलिनेशन भी क्या है, एक प्रकार का गैमेट ट्रांसफर होता है। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? प्लांट्स में पॉलिनेशन पढ़े होगे ना आप लोगों ने। पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, ये क्या है? पॉलन ग्रेन क्या है? गैमेट है, ठीक है। उसका ट्रांसफर, दैट इज गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। अलग अलग टाइप्स हैं, ये सब आप क्लास 11th में पढ़े हो, तो उसी को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। क्लियर है इतना? सर एक Yes, डाउट sir. था। Yes, कुछ sir. वर्ड्स हैं, है ना, और भी बहुत Yes, सारे कुछ कुछ वर्ड्स है, ओवी पैरस, वीवी पैरस, ये भी आप क्लास 11th में पढ़े हो, ठीक है। स्ट्रेस साइकिल, मेंस्ट्रुअस साइकिल, है ना, एग लेइंग, है ना, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आप काफी चीजों से फेमिलियर हैं, ठीक है। तो इसको हल्का फुल्का अपन डिस्कस कर लेंगे और फिर सीधा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। कुछ डाउट है बेटा? सर